आवेश नहीं है, नेट आवेश इसका शून्य है। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मान। अब मान लो मैंने क्या कहा, ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। इन दोनों के बीच में अगर हम एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें, क्या कर दें, चालक तार के द्वारा जोड़ दे और जोड़ने से ये आवेशित हो जाए, तो इस प्रकार की। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम तन मन से लगे होंगे। भाई लगे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टॉपर जो तुमको बनना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रभाव बैच, है ना मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि इसके पिछले वाले भी क्लास सारे बेसिक ही चल रहे हैं, तो आज की क्लास भी एकदम बेसिक ही है, ठीक है ना। और ये सारी क्लास आपको देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। अगर हम बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे तो हमारा फिजिक्स क्या होगा, कमजोर होगा। आज की क्लास ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है ना कि मैं क्या ही आपको बताऊं। क्योंकि भाई आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद अभी तक आप लोग ना जाने हो। तो क्लास को भाई मिस मत कीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो भाई आपको दिक्कत होगा, फिजिक्स कठिन आपको लगेगा, ठीक है ना। इस नाते अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स आपको एकदम चुटकी का खेल बन जाए, ठीक है ना भाई, एकदम मक्खन बन जाए, तो उसके लिए आपको रेगुलर जो भी बेसिक क्लास अभी चल रहा है फिजिक्स का वो आपको देखना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। अगर इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को सभी देख लीजिए, फिर आज की क्लास को जब देखोगे ना तो भाई एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास में पूरा बेसिक हम पूरा कवर कर देंगे, फिर आने वाला जो क्लास होगा ना वो शुरू होगा हमारे कूलॉम के नियम से, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये सारे नियम को, सारे डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हो ना तो ये बेसिक क्लास जो भी है ना सब एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं अब, है ना भाई। आज की क्लास हम लोग शुरू कहां से करेंगे? तो भाई आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कि धारा के आधार पर या विद्युत के आधार पर, विद्युत के आधार पर, विद्युत के आधार पर पदार्थ के प्रकार, आधार पर पदार्थ के प्रकार। हाँ भाई पदार्थ के प्रकार मतलब जो हमारा धारा होता है या विद्युत, दोनों में से आप कुछ भी कहो, या तो धारा कहो या तो विद्युत कहो, दोनों बात एक ही है। हाँ उसके आधार पर अगर हम बात करें पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आप जानते हो कि भाई धारा या विद्युत के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ये सारे चीजें मैं बोल रहा हूं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक एक चीज है ना, बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं बताता हूं, ठीक है ना, कि धारा के आधार पर एक्चुअल में हमारे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई धारा के आधार पर हमारे पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, एकदम बढ़िया से, नोट्स की चिंता ना लो मेरे भाई कि भाई आपको कोई पीडीएफ देगा तो आप बैठ करके नोट्स बनाओगे, ना मेरे भाई ना, ठीक है ना। आपका ये विजय भैया ना आपको नोट्स खुद बनवाएगा भाई। जब खुद नोट्स बनाओगे ना तो वो नोट से काफी ज्यादा अलग होता है, यूनिक होता है। आप अपने हाथों से जो नोट्स बनाओगे ना
काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से, वो सारी चीज एकदम नोट्स वाइज एकदम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बस जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ सेम ऐसे ही आप लोग अपने कॉपी पेन में जो भी लेकर के बैठे हो साथ साथ मेरे लिखते रहो भाई, यही आपका नोट्स है, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया ना? हाँ, तो लिखेंगे विद्युत के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से ओ भाई कितना टूट रहा है यार, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। ऐसे ही लिखना है, एकदम घबराना नहीं है, जो कि निम्नलिखित है। चलिए ठीक है, पहला है चालक है, क्या कहेंगे भाई? चालक, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक, ठीक है ना मेरे भाई। बिल्कुल, बस यही है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टर बोलते हैं भैया। और अचालक को नॉन कंडक्टर, हाँ बिल्कुल। और अर्धचालक को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, ठीक है ना मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको चालक और अचालक के ऐसे रहस्य खोलने वाला हूं ना भाई, जो कि मजा आ जाएगा जान करके, काफी ज्यादा मजा आएगा। ध्यान से बस देखते रहो, है ना। देखो भाई, तो हम लोग तो ये जान गए कि जो हमारा विद्युत होता है उसके आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं? मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार के पदार्थों को चालक कहेंगे, ठीक है ना, और क्यों कहेंगे। साथ में ये भी जानेंगे क्यों कहेंगे। फिजिक्स तो यही है भाई, क्यों भाई। परिभाषा रटना यार आसान है, हर एक चीज तो भाई वही वो नहीं है, लेकिन यार उसके गहराई को जानो, उसके कॉन्सेप्टों को जानो, उसके पीछे के छिपे हुए राजों को तो जानो, तभी तो आपको मजा आएगा ना फिजिक्स सीखने में। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, भले डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन आपके पढ़ाई में, आपके तैयारी में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा भाई। जो कंटेंट मैं आपको दूंगा ना, अगर आप लोगों ने वैसे पूरी तैयारी कर लिया ना एक एक चीज, तो आपके मुकाबले में फिजिक्स में कोई भी नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे और दावा भी है ना मेरे भाई। बस आप ध्यान से पढ़ो और अच्छे से अपनी तैयारी को करो, ठीक है ना भाई। बिल्कुल, तो ध्यान से देखो। वैसे ही हम अचालक के बारे में भी जानेंगे कि भाई अचालक किन पदार्थों को हम कहेंगे और क्यों कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग ना एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं यहाँ से इरेज करूं और अगले नेक्स्ट पेज पर मैं आप सभी को अच्छे से बता सकूं, है ना मेरे भाई। चलिए जी, ठीक है, तो तुरंत फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही अब हम बात करेंगे चालक की। सबसे पहले हम लोग चालक की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अचालक, फिर अर्धचालक, फिर बाकी आगे की सारे चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चालक की। चालक जिसको हमने क्या कहा था भाई? कंडक्टर बोला था, कंडक्टर। हाँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट देख लूं। ओ भाई, ऊपर ज्यादा दिल लिख दिया, इस नाते दिख नहीं रहा, उसी को देखने के लिए आ रहा था भाई कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। बिल्कुल। चालक, ये हुआ चालक। अब कंडक्टर, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। अब ये शायद दिख रहा होगा, 1 मिनट में देख लूं दिख रहा कि नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा ना शूट करने में भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बाकी अब कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ, चालक किसे कहोगे? ध्यान से देखना। मैंने कहा कि जिन पदार्थों में
धारा प्रवाहित तो हो जाता है, उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। भैया ये कौन सी बात हो, ये तो हम पहले से जान रहे थे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझो क्या भाई। मैंने कहा कि भाई जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित तो हो जाता है उन्हें ही हम कहते हैं चालक। ये पूरी बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों भाई। जैसे मान लो, एक पल के लिए मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित होता है, जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित होता है, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। नोट चालक या देखो, चालक को हम सुचालक भी कहते हैं। चालक को हम नोट में लिख देते हैं, नोट में ये लिखेंगे कि चालक को सुचालक भी कहते हैं। सुचालक भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे जैसे क्या हो गया भाई? जैसे आपका लोहा हो गया। क्या हो गया? लोहा हो गया। सभी धातुएं हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर उसके बाद मनुष्य का शरीर हो गया, ठीक है ना, या मनुष्य का शरीर हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। और भी जीव जंतु जितने भी हैं सारे क्या हैं? विद्युत के सुचालक हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें भी धारा प्रवाहित हो सकता है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो सकता है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो सकता है, और भी ऐसे जितने भी हैं सब में धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। हाँ, तो ये हुआ भाई चालक। ठीक है, अभी हम लोग ये जानेंगे कि भाई इसमें धारा क्यों प्रवाहित हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जो भी चीज है इसके पीछे का जो गहरा कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं। पहले चालक, अचालक, अर्धचालक किसे किसे कहेंगे, किन किन पदार्थों को कहेंगे, ये जान लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर के छिपे हुए राजों को हम लोग अच्छे से जानेंगे। बस ध्यान से देखना। तो पहले ये तो हो गया चालक। दूसरा हम बात करेंगे अचालक की। अचालक जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं, नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई? तो नॉन कंडक्टर यानी अचालक किसे कहोगे? तो आप कहोगे कि जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित नहीं होता है उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित नहीं होता है, उन पदार्थों को अचालक कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, बिल्कुल। अगर हम यहाँ नोट की बात करें तो नोट में ये भी आप कह सकते हो कि अचालक को कुचालक भी कहते हैं। कुचालक भी कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। जैसे आपने जान लिया कि भाई जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होगा उसे हम अचालक, और जिसमें धारा प्रवाहित होगा उसे हम सुचालक कहेंगे। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो लिखेंगे जैसे में बहुत सारे चीज हो गए। कागज हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है ना भाई, सूखा लकड़ी हो गया, ठीक है, सूखा लकड़ी हो गया। हाँ भाई, चलिए ठीक है, यहाँ सूखा लकड़ी और यहाँ गीला लकड़ी भी कह सकते हो ना। हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग ये जानेंगे कि सूखा लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन वहीं गीले लकड़ी में धारा क्यों प्रवाहित हो जाता है। इसके पीछे का ना कह रहा हूं ना भाई, बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जो अभी हम लोग को जानना बाकी है। बस ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए ठीक है, अचालक हो गया। अब बात करेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक
ये सारी चीजें लपेट देते हैं पहले बात, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, हाँ भाई सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है भाई? अर्धचालक किसे कहेंगे? कहेंगे तो ऐसा पदार्थ जिसमें चालक का गुण कम लेकिन अचालक का गुण ज्यादा हो, उसे हम या उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। ये बात समझ में नहीं आया? मान लो मतलब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालक का तो गुण कम पाया जाता हो लेकिन अचालक का गुण ज्यादा पाया जाता हो, तो ऐसे पदार्थों को आप क्या कहोगे? तो ऐसे को आप कहोगे अर्धचालक। हाँ, तो इसी बात को लिखिए, लिखेंगे कि जिन पदार्थों में चालक का गुण कम तथा अचालक का गुण अधिक पाया जाता है, उन पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो कौन से हमारे पदार्थ हैं जिनको हम अर्धचालक कहते हैं? तो भाई जर्मेनियम, जैसे में जर्मेनियम शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो भाई, देख लीजिएगा, जर्मेनियम। दूसरा है सिलिकॉन। समझ में आया कि नहीं आया? आदि मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना भाई? तो ऐसे जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग ये जानेंगे कि भाई हम कागज को अचालक क्यों कहें, ठीक है, और हम यहाँ लोहे को चालक क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो आप कहोगे भैया इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इस नाते ये अचालक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है इस नाते चालक है। तो मेरे भाई मैं भी तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है और क्यों इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगा और इसमें धारा प्रवाहित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हम इसे अचालक कहें और क्यों हम इसे चालक कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन जानो भाई। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो मेरे भाई, फटाफट ले लो। हाँ जी बिल्कुल, चलिए जी ठीक है। तो यहां तक आप लोग फटाफट आप लोग ले लीजिए। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं, चलो ठीक है भाई। अब बात करेंगे उसी चीज की, इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा भाई, रटाऊंगा नहीं, बस आपका प्यार चाहिए। बिल्कुल, आप अपना प्यार बस बनाए रखें, बाकी सब कुछ तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने प्यार में कोई चीज की कमी मत रखिएगा, बिल्कुल। बाकी हम भी अपने प्यार में कोई कमी ना रखे हैं, ना रखेंगे कभी जीवन में, है ना भाई? बिल्कुल। देखो मेरे भाई, धारा जो प्रवाहित होता है ना, धारा जो प्रवाहित होता है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? क्या आप जानते हो? हाँ, मैंने कहा कि जिसमें भी धारा प्रवाहित होता होगा, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? भाई कौन है ये पूछता है समाज, कौन है भाई? ओ भाई बताओ ना, क्या पता है आपको? ठीक है ना, चलो मैं बता देता हूं भाई। देखो भाई,
जिसमें भी धारा प्रवाहित होता है। आपने आपने ये चीज कक्षा 10 में तो पढ़ा होगा ना कि भाई आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल है ना भाई। तो यहाँ जो भी जिस भी पदार्थ में धारा प्रवाहित होता है उसका मुख्य जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से दौड़ते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जब दौड़ते हैं ना, तब जाकर के धारा प्रवाहित तो होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इलेक्ट्रॉनों में कौन इलेक्ट्रॉन? भाई इलेक्ट्रॉन, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों में कौन इलेक्ट्रॉन? तो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा मुक्त इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। यानी धारा जो बहता है उसका मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ही किसी भी पदार्थ में, किसी भी नहीं, जो विद्युत के सुचालक जिसे आप कहते हो, है ना, उसमें धारा प्रवाहित होता है। जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से रीजन मैं बता रहा हूं आपको, जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना, वही आपका क्या कहलाता है, या उसी में ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जिस पदार्थ में जितना अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मैंने क्या कहा, जिस पदार्थ में जितना अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वह पदार्थ विद्युत का उतना अच्छा सुचालक कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो उतना अच्छा विद्युत का सुचालक नहीं कहलाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि भाई लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रहा है, लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वही कागज में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीजन अब कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, कि भाई अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई धारा प्रवाहित होने का मेन जिम्मेदार कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर लोहे में आपका धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मुक्त हैं। क्या है? मुक्त है। जिस कारण से इसमें धारा प्रवाहित हो पा रहा है, और इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पा रहा है इस नाते नहीं हो पा रहा है क्योंकि कागज के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त नहीं है। कागज के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसा भी कह सकते हो चालक और अचालक को कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे ही विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। आप ऐसे भी डिफिनीशन बना सकते हो भाई। डिफिनीशन रटा नहीं जाता मेरे भाई, ऐसे ही समझा जाता है कॉन्सेप्टों के आधार पे। तो पहला आप ऐसा भी लिख सकते हो, चालक में जिनमें नोट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी डाल करके लिखो। चालक में क्या भाई? जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं पदार्थों को विद्युत का चालक कहते हैं। विद्युत का चालक या सुचालक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके पीछे का रीजन समझ में आया ना मेरे भाई? मैंने क्या कहा था कि भाई मैं उसके पीछे के छिपे हुए जो राज है ना वो मैं आपके सामने ला करके रखूंगा। तो यही रीजन है, जैसे लोहा हो गया, मनुष्य का शरीर हो गया, जिसमें मतलब ये अब दिमाग में इतना बैठा लो कि भाई अगर किसी में धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त है, इस नाते ही उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। और जिसमें भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर है ना मेरे भाई। बस यही होता है। इस नाते जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें अचालक, और जिसमें पाए जाएंगे उसे हम चालक कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन इसी के आधार पर अगर हम अर्धचालक की बात करें तो हम कहेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हो, तो ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो यही इसके पीछे का छिपा हुआ राज था। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है ना भाई। हाँ, लोहा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, कागज में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ईंट में, लकड़ी, मैंने क्या कहा था? गीला लकड़ी में धारा प्रवाहित हो सकता है, लेकिन सूखा लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का भी यही रीजन है, क्योंकि गीले लकड़ी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त रूप में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, और सूखे लकड़ी में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। बस इतना दिमाग में बैठा लो मेरे भाई कि जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही सुचालक कहलाएगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो कभी भी सुचालक नहीं कहलाएगा। तो अगर गीले लकड़ी में धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इसमें सूखे में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस इसके पीछे का रीजन यही है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और थोड़ा सा डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से हो जाए। चलिए ठीक है, ऐसे रीजन आपको एकदम अच्छे से देना भाई। तो जैसे तो मैंने लिखवा दिया है, बस ऐसे अचालक की बात मैं कर लूं। अचालक की बात मैं कर लेता हूं। हालांकि आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन पदार्थों को अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं, वो आपकी मर्जी है, अचालक या कुचालक। क्लियर है मेरे भाई। बस ये आपका खत्म हुआ। जैसे तो मैंने पहले लिखवा दिया। अर्धचालक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई, उसको छोड़ दो। अपना बनाना हो तो आप लोग खुद बना लीजिएगा कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम और बिना मुक्त वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता हो उसे आप क्या कहोगे? अर्धचालक कहोगे। यहां तक देख लो भाई, कंप्लीट हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, बिल्कुल हाँ भाई, चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा आवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवेशन को बोलते हैं इंग्लिश में चार्जिंग है ना मेरे भाई। बिल्कुल, चार्जिंग हो गया। बात करते हैं सबसे पहले आवेशन किसे कहोगे, है ना भाई। आवेशन, तो आवेशन को समझने के लिए आपको उदासीन पता होना चाहिए, उदासीन वस्तु के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, उदासीन वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है ना भाई। तो ध्यान सुनना, जिस वस्तु का नेट आवेश शून्य हो। मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास ना, तो मैं बोला हूं ना, अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास देखते हुए आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उदासीन वस्तु किसे कहोगे? मैं फिलहाल यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूं कि जिस वस्तु का नेट नेट मतलब कुल, नेट आवेश शून्य होता है, उस वस्तु को उदासीन वस्तु कहते हैं। उदासीन वस्तु कहते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार हर एक क्लास में लगभग बता ही देता हूं, वस्तु कहते हैं। फिलहाल आज के क्लास में भी मैंने बता ही दिया। चलो ठीक है, आवेशन किसे कहोगे? ध्यान से सुनना। किसी उदासीन वस्तु को ना अनावेशित भी कह सकते हो, अनावेशित।
अनावेशित भी कह सकते हो, ठीक है ना भाई। उदासीन कहो या अनावेशित कहो। अनावेशित मतलब आवेश रहित, मतलब उस पर आवेश नहीं है, नेट आवेश नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई बिल्कुल। तो किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। क्या आपने सुना? मान लो कि ये उदासीन वस्तु है, मान लो, ऐसा मानो भाई, ये उदासीन वस्तु है। इस उदासीन वस्तु को अगर हम आवेश दे रहे हैं तो आवेश देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी उदासीन वस्तु को आवेश देना ही आवेशन कहलाता है। ये पूरी बात क्लियर हुआ ना भाई? बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से सुना। यहां लिखेंगे किसी उदासीन वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को आवेश देना ही आवेशन कहलाता है। आवेशन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। या ऐसे भी कह सकते हो, या किसी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आवेशन कहलाता है। समझ में आ गया मेरे भाई? हाँ, मतलब हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है, उसे हमें क्या करना है? आवेश देना है। ठीक है, यही काम क्या कहलाएगा? आवेशन कहलाएगा। अब बात ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है तो इसे हम आवेश कितने तरीकों से दे सकते हैं, क्योंकि हमें आवेशित करना है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो ये उदासीन वस्तु है, ठीक है, अगर मुझे इसको आवेश देना है तो हम कितने तरीकों से दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को लिखें, आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार भाई। आपको एकदम लॉजिक के साथ मैं पढ़ाऊंगा भाई। तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग। समझ में आया भाई? हाँ भाई। तो हम किसी उदासीन वस्तु को आवेश देने का जो काम करेंगे वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला, संपर्क द्वारा आवेशन। क्या होता है भाई? संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है ना भाई? चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहते हैं। कांटेक्ट है। समझ में आ गया मेरे भाई? बिल्कुल। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। इसको कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहेंगे? इंडक्शन। ठीक है ना भाई? दो तरीके से हम किसी भी उदासीन वस्तु को क्या करते हैं? आवेश देने का काम करते हैं। पहला, संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना भाई? अब हम लोग ये जानेंगे कि हम संपर्क द्वारा या संपर्क करा करके किसी वस्तु को आवेश कैसे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज जानेंगे। फिर प्रेरण के द्वारा, पहले नंबर ये जानेंगे कि प्रेरण क्या है, फिर प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज जानेंगे। हालांकि प्रेरण द्वारा जो आवेशन है वह हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट चीज है, जानने में क्या बुराई है ना भाई? तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, है ना मेरे भाई? बिल्कुल ध्यान से देख लो। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये हो गया। हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी ठीक है। अब बात करते हैं संपर्क द्वारा आवेशन।
संपर्क द्वारा आवेशन। चलिए ठीक है, संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है भाई, बिल्कुल। चार्जिंग बाई कांटेक्ट। देखो भाई, जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क करा करके आवेश देने का काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ये हमारे पास उदासीन वस्तु है और ये मतलब ये अनावेशित वस्तु है, या उदासीन कहो या अनावेशित कहो, दोनों बात एक ही है। मान लो ये अनावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम संपर्क करा करके, ठीक है ना भाई, संपर्क करा करके अगर हम आवेश देने का काम कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? संपर्क द्वारा आवेशन कहलाएगा। अब इस बात को थोड़ा मैं लिख रहा हूं कि यदि जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा संपर्क करके आवेश देने की प्रक्रिया, आवेश देना ही संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या आपने देखा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु, ठीक है ना, को आवेशित वस्तु द्वारा संपर्क करा के या संपर्क करा के ऐसा लिखिएगा, संपर्क करा के आवेश देना ही संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। ये पूरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात यह है कि हम कैसे वस्तु को संपर्क करा करके आवेश देंगे भाई। ये तो समझ में आ गया कि अगर हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाएं, ठीक है ना, और लाने के बाद उसे आवेश दें तो यही कहलाएगा संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, लेकिन भाई कैसे, किस तरीके से संपर्क हमें कराना है ये तो जान लें, है ना भाई। तो लिखेंगे संपर्क द्वारा आवेशन की प्रकार है, संपर्क द्वारा आवेशन के प्रकार, मतलब कैसे किस तरीके से हम संपर्क कराएंगे और उसे आवेश देंगे, संपर्क द्वारा आवेशन के प्रकार। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट, है ना मेरे भाई, बिल्कुल। तो भाई संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है, ठीक है ना, हम संपर्क करा करके जो आवेश देने का काम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। कितने द्वारा? दो तरीके से करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये बात क्लियर हुआ। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन।
है ना मेरे भाई। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो भाई हम जाने कि हम लोग किन्हीं आवेशित और अनावेशित वस्तु को संपर्क करके जो आवेश देने का काम होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, फिर दूसरा चालन द्वारा आवेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम किस तरीके से, कैसे हम घर्षण करा करके आवेश देते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि चालन द्वारा हम आवेश कैसे देते हैं अनावेशित वस्तुओं को। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना मेरे भाई। बिल्कुल, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल। हाँ भाई, बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, है ना मेरे भाई। बिल्कुल। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। जब मान लो हमारे पास कोई दो उदासीन वस्तु है, दो उदासीन, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ठीक है ना। इन दोनों उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने इसके बेसिक क्लास में पढ़ाया है कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण होने से इन दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने बेसिक क्लास में सब कुछ बता दिया मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई जब मैंने क्या कहा, ध्यान सुनो, फिर से सुन लो, कि जब हम किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, तो दोनों वस्तुएं क्या होते हैं भाई, आवेशित हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीचों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण होने से ही आवेश उत्पन्न होते हैं। ये बात मैंने पहले बता दिया है। तो लिखेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं को, जब किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा या घर्षण कह सकते हो, रगड़ा जाता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिस कारण से वह दोनों उदासीन वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे मैंने बताया था ना कि जब हम Na क्या है, उदासीन है, Cl क्या है, उदासीन है। समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों ही वस्तुएं आपस में क्या है, उदासीन है। अगर इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्लोरीन में चला गया। और एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो
जब हम किन्हीं ऐसे दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, समझाया कि यहाँ, और स्थानांतरण होने से इन दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ये पूरी बात समझ में आया मेरे भाई? अगर आया तो एक काम करो, फटाफट आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना मेरे भाई? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जल्दी से चालन द्वारा आवेशन को बता सकें। चलिए ठीक है, ये हुआ आपका यहां पर द एंड है। चलिए ठीक है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ये चीज है मेरे भाई। चालन द्वारा आवेशन, तो मैंने तो इंग्लिश लिख रखा है भाई, आप लोग देख लीजिएगा। चालन द्वारा आवेशन क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारे पास उदासीन वस्तु है, क्या है? उदासीन वस्तु है, और ये आवेशित वस्तु है। मतलब ये आवेशित मतलब इस पर आवेश है और इस पर आवेश नहीं है, नेट आवेश इसका शून्य है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मान, अब मान लो मैंने क्या कहा, ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। इन दोनों के बीच में अगर हम एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें, क्या कर दें? चालक तार के द्वारा जोड़ दे, और जोड़ने से ये आवेशित हो जाए, तो इस प्रकार की जो आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे? चालन द्वारा आवेशन कहेंगे। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट, कुछ मैं ढूंढ लूं तार। तार दिखाई दे दे भाई, ताकि मैं अच्छे समझा पाऊं। मान लो एक पर के लिए, मान लो मैं कुछ काम ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो ये एक चालक तार है, दिखाई दे रहा है भाई? ये एक चालक तार, देख लो भाई, दिखाई दे रहा हो, ये एक चालक तार है, ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। अब मान लो ये हमारा क्या था? उदासीन वस्तु था, ये उदासीन वस्तु था और ये आवेशित वस्तु था। इन दोनों को मैं ऐसे चालक तार के द्वारा क्या कर दूं? ऐसे इस तरीके से जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दिया, और जोड़ने, दिखाई दे रहा भाई? हाँ, ऐसे जोड़ने से अगर ये उदासीन जो है वो आवेशित हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी आवेश देने का, वो क्या लाएगा? चालन द्वारा आवेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो लिखेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से एक चालक तार के द्वारा जोड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मान लो ये हमारे पास दो पदार्थ था, ये है आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है ये, मान लो, ठीक है ना भाई? और ये अनावेशित है, उदासीन है, ठीक है ना भाई? इसको आपने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, क्या कर दिया? चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। तो जोड़ने से अगर ये आवेशित हो गया, तो इस प्रकार से जो आपने काम किया है वही क्या कहलाएगा? चालन द्वारा आवेशन कहलाएगा। लास्ट हमारा रह गया है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे एकदम अच्छे से। ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल। तो अब बात आई प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा
आवेशन। भाई प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको समझो। तो प्रेरण द्वारा मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है, कोई उदासीन वस्तु है, इस उदासीन वस्तु को बिना छुए समझ में आया कि नहीं आया, इसे हम आवेशित कर दें या आवेश दे दें तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी उसे क्यों कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब होता है बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए। समझ में आया कि नहीं आया, बिना स्पर्श किए हुए किसी उदासीन वस्तु को आवेश दे देना ही या आवेशित कर देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना भाई। तो मैं जल्दी से फटाफट लिख रहा हूं कि किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए उसे आवेशित कर देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई बिना छुए हम किसी पदार्थ को कैसे आवेशित कर सकते हैं, कैसे आवेश दे सकते हैं, तो कल की क्लास को वेट कीजिए। कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आज का क्लास कैसा रहा, कमेंट समझ में आया कि नहीं आया, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कैसे पॉसिबल है कि अगर ये हमारे पास उदासीन है तो इसको हम बिना छुए हम आवेश कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कैसे तो कल का क्लास वेट कीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एकदम अच्छे से कि भाई किस तरीके से आप बिना छुए किसी उदासीन वस्तु को आवेश दे सकते हो, ठीक है ना भाई। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आप सबके लिए जितना मेहनत करते हैं, ठीक है ना भाई, ताकि मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा तो हम भी थोड़ा सा क्या है ना, कोशिश हमारी यही है कि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड हो जाए ना, तो भाई पढ़ाने का जो एक तरीका होगा ना और भी थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं आपको वहां पर प्रयोग कर करके भी एकदम अच्छे से सब कुछ आपके दिलो दिमाग में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। फिजिक्स का जो वो है ना, जो हवा बनाकर सब लोग रखे ना, टफ है, कुछ नहीं है मेरे भाई। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट अपने इस भाई पर जरूर बनाए रखिए, ठीक है ना। इतना सपोर्ट कीजिए कि थोड़ा बहुत हम भी थोड़ा सा आगे जा करके शिक्षा का क्षेत्र है उसे हम लोग बदल सके, है मेरे भाई। तो आपको मैं कितना बड़ा भी बन जाऊं, कैसे भी बन जाऊं, चाहे जैसा भी बनूं, ठीक है ना, आपके प्यार सपोर्ट से जो भी हो पाऊं, ठीक है ना भाई। मैं कभी भी जो भी चीजें हैं कि मैं शिक्षा का कभी सौदा नहीं करूंगा। आप लोग ये सोचते हो कि अभी कुछ नहीं है इस नाते ऐसा बोल रहे हैं, आगे चल करके तो बदल लेंगे। नहीं मेरे भाई, ये आपके विजय भैया का वादा है और वादा ही हमेशा पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा जुबान ही एकदम वो है। मैं कभी भी बाबू कभी झूठ नहीं कहता, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस नाते एकदम अच्छे से आप लोग प्यार सपोर्ट बना रखिए ताकि हम लोग भी डिजिटल की क्रांति में आ सके, डिजिटल क्रांति कर सके, ताकि आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, इतना ही, धन्यवाद।